Assalamu alaikum students. Welcome to Kashur Scientist. This is your host. This is your teacher Said Isfar Bukhari, a second prof student at Faculty of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Coast Kashmir. Today I'll be teaching you the fifth chapter of your biology portion, that's our environment. तो guys हम start करते हैं our environment. इसमें हम जानेंगे कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उन्हीं पे फोकस करेंगे क्योंकि ये जो है हम अथवा सीरीज में जो है ये एक क्रैश कोर्स है। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आर एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे इसमें, तो वो हम देख लेते हैं। पहला ही रहेगा व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एक दूसरा पार्ट रहेगा इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट्स द फूड चेन एंड फूड वेब एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। चौथा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। इसमें क्या है, क्या पढ़ना है हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो एक ही चीज है, वो है 10% लॉ एंड दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। एंड एक और टॉपिक जो है ओजोन लेयर। व्हाट इज ओजोन लेयर, ये कहाँ पे पाया जाता है और इसका डिप्लीशन वो क्या है। तो एंड लास्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। तो यही सब हम लोग को पढ़ना होगा इसमें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है एनवायरनमेंट। व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो गाइस एनवायरनमेंट क्या है, तो मैंने इसका डेफिनेशन जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Environment, it can be defined as a sum total of all the living and non-living elements and their effects that influence the life of an organism. तो एनवायरनमेंट क्या है, इसमें क्या आएगा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में जो भी लिविंग एलिमेंट्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स होंगे और जो इसकी लाइफ को असरअंदाज करते होंगे, दैट इज द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सिंपली क्या यह सराउंडिंगस मजन क्या अकिस ऑर्गेनिज्म सिंद सराउंडिंगस मजन क्या, चाहे ये लिविंग नॉन लिविंग, इमो एलिमेंट्सो सतन क्या अम सदन एलिमेंटन एलिमेंट अगर क्या असर त्रावन अमिस पे। एनवायरनमेंट हसा यह हसा sum total of all the living and non-living elements and the effects that influence the life of an organism. Environment हसा simply तिम यम अंद अकिस ऑर्गेनिज्मस इर्द गिर्द मज यम एलिमेंट्स आसन, चाहे यम लिविंग आसन या नॉन लिविंग आसन या तीन इफेक्ट्स आसन यम सदन अमस लाइफ असर अंदाज गछि, सो हसा गो अमस ऑर्गेनिज्म सुन एनवायरनमेंट। मे उम्मीद कि तुम आसो यह समझमुत। अम पत ब्याक टॉपिक environmental pollution, addition of any unwanted or undesired substance यानी कि contaminants to the environment is known as environmental pollution. अगर हसा अथ environmentस मजन कह चीज त्रो यमन हिज जरूरत आसि कहें या यमो सदन अम environment composition या अमि state या कुन तरीक गछ environment affect, that is known as the environmental pollution. मे उम्मीद कि तुम आसि यह समझ आमुत। अम पत वेस्टसन हिज कत करो अस। वेस्ट्स दोन किस्मन हिंद, या पोल्यूटेंट्स या वेस्ट्स हेको वनित, यम दोन किस्मन हिंद आसान, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हसा these are those wastes which are broken down to non-poisonous substances in due course of time by the action of microorganisms. For example, cow dung है, वूल है, लीव्स है, टी लीव्स है, या बहुत सारी चीजें हैं, या कॉटन है, कुछ भी होगा जो कि
सड़ जाएंगे in due course of time and they are converted to non-poisonous substances. These are known as the biodegradable wastes. आप समझ गए होंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स क्या है। फिर एक बार बता देता हूं मैं। These are those wastes which are broken down to non-poisonous substances in due course of time by the action of organisms. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के एक्शन से जो वेस्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, दोज आर नोन एज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। इसके बाद आता है इसका ऑपोजिट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बस इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो बस इसका उल्टा है। These are those wastes which are not broken down to non-poisonous substances in due course of time by the action of microorganisms. ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का उल्टा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगी? पॉलीथीन। पॉलीथीन का आपको पता ही होगा कि इसका जो ये सड़ने का पीरियड है, ब्रेक डाउन का पीरियड है, वो कुछ 400 साल है। प्लास्टिक का भी कुछ 400-500 साल और ग्लास का कुछ 1000 साल होगा। तो ऐसा ही है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब आप समझ गए होंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिफरेंस क्या है, एंड इट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। या ऑब्जेक्टिव आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तब आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? इकोसिस्टम, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, it's a self-contained unit of living things and their non-living environment. For example, grassland ecosystem, pond ecosystem, desert ecosystem, etc. And one more important point here to discuss is sunlight is the only source of energy for the functioning of the ecosystem. चलिए गाइज, अब देखते हैं हम कि इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम जो अख सेल्फ कंटेनड यूनिट यथ मज लिविंग थिंग्स आसन, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग थिंग्स ते आसन, लिविंग थिंग्स ते आसन, तो टुगेदर बनावन यम अख यूनिट, टुगेदर दे फंक्शन एज अ यूनिट एंड दैट इज नोन एज द इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम एटसेट्रा, डेजर्ट इकोसिस्टम एटसेट्रा। अब इसमें क्या है, सनलाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। ये आप याद रखेंगे, मे बी ये ऑब्जेक्टिव आएगा या ट्रू फॉल्स में आ सकता है। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम में दो प्रकार के कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो एबायोटिक कंपोनेंट्स, दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स। तो अब देखते हैं हम, अब हम एक एग्जांपल लेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की या पॉन्ड इकोसिस्टम की। पॉन्ड इकोसिस्टम की फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम की। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? एक तो पानी होता है, ऊपर से प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, छोटे छोटे जानवर होते हैं, या और मछलियां हो सकती हैं, या कुछ कीड़े मकोड़े होंगे। तो ऊपर जो है हवा चल रही है और इर्द गिर्द जमीन है। तो इसमें क्या आएगा, पानी, वाटर, जो बैंक्स होंगे इसके लैंड का हिस्सा है, और इसके बाद आता है हवा। दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, या बॉटम में जो स्लिट जमा होगा, दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इको पॉन्ड इकोसिस्टम। अब लिविंग कंपोनेंट्स या बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा, उसमें आएंगे फिश आएंगी, और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, और एक्वेटिक एनिमल्स के साथ साथ छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, और जो एल्गी वगैरह होगी उसमें, वो आएंगे बायोटिक कंपोनेंट में। तो टुगेदरली ये सब कंपोनेंट्स फंक्शन करते हैं और एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट बनाते हैं, दैट इज नोन एज द पॉन्ड इकोसिस्टम। आई होप आप समझ गए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फूड चेन। अब फूड चेन क्या है? It's a linear network of living organisms where one living organism eats other organism. Later that organism is also consumed by some higher organism is called a food chain. For example,
ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन में क्या आएगा, ग्रास होता है पहले। ग्रास जो है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। और इस ग्रास को कौन खाती है, गोट हमारी बकरी जो है वो इसको खाती है, इस घास को। और बकरी को खुद खाता है, बकरी होगी या डियर होगी या कोई हर्बीवोर एनिमल होगा, उसको खाता है टाइगर या लायन। तो इस तरह से ये फूड फूड चेन चलती है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। तो फूड चेन क्या है कि फूड चेन मजन छु अख ऑर्गेनिज्म छु, यह हसा छु खेवान बेकिस ऑर्गेनिज्मस, यह हसा छु लीनियर नेटवर्कस मजन, यह हसा छु लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्मस। यथ मजन अख ऑर्गेनिज्म छु खेवान बेकिस ऑर्गेनिज्मस। एंड लेटर ऑन युस ये ऑर्गेनिज्म यमिस खेवान छु एमिस ति छु खेवान बेयि कहां। तो यह हसा छु बेयि कहां सो आसि अमि सिंद हायर ऑर्गेनिज्म। एंड दिस इज कॉल्ड अ फूड चेन। इसमें एग्जांपल छु अथ ग्रेजिंग फूड चेन एंड अदर वन इज द डेट्राइटस फूड चेन। तो वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको आगे पढ़ना है। यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ भी है ग्रास, ग्रास को डियर खाती है, डियर को टाइगर खाता है। तो आप फूड चेन समझ गए होंगे। इसके बाद है फूड वेब। फूड वेब सिंपली है, इसमें भी यही होता है, इसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है और उस ऑर्गेनिज्म को दूसरा कोई और ऑर्गेनिज्म खा लेता है। लेकिन इसमें क्या है, ये एक लीनियर नेटवर्क नहीं है, इसमें वेब बन जाता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डायग्राम में माउस दिख रहा है आपको, माउस दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। तो माउस को क्या है, माउस को ईगल भी खा लेती है। माउस पहले ग्रास खा लेता है, ग्रास को ग्रास होपर भी खाता है, माउस भी खाता है, और यहाँ से डियर भी खा लेती है। तो माउस को ईगल भी खा लेती है। यहाँ से फ्रॉग है, इसको ईगल भी खा लेती है। माउस को स्नेक भी खा सकता है और डियर को स्नेक भी खा सकता है, और स्नेक को अल्टीमेटली ईगल ईगल खा लेती है। तो इसमें क्या है, इसमें नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स बन जाता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ से एक फूड चेन बन रही है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, और ये इन फूड चेन्स का नेटवर्क बन रहा है, और दिस इज नोन एज द फूड वेब। और इसमें एनर्जी का ट्रांसफर यानी कि फूड या एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन ये क्लियर है कि चलिए वो अगले पार्ट में बता देता हूं मैं आपको। इसमें क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स बन जाती है फूड वेब में, और कोई ऑर्गेनिज्म किसी को भी खा सकता है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म को ही खाता है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप। इसके बाद आएगा ट्रॉपिक लेवल्स, the various steps in a food chain where the transfer of energy takes place are called trophic levels। फूड चेन के जो स्टेप्स होते हैं यानी कि ऑर्गेनिजम्स जहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है उसको कहते हैं हम ट्रॉपिक लेवल्स। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल उसमें आएंगे प्रोड्यूसर्स यानी कि आपके प्लांट्स जो है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल हर्बीवर्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा कार्निवोर, कार्निवोर जो कि हर्बीवर्स को खाते हैं, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आएगा टॉप कार्निवोर, दैट विल दैट विल कंज्यूम द कार्निवोर। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स में ग्रास आएगा, ग्रास में हर्बीवोर्स में फिर डियर आएगा, और कार्निवोर्स में से फॉर एग्जांपल कोई वोल्फ आएगा या जैकाल आएगा। एंड टॉप कार्निवोर में हम टाइगर को ले सकते हैं या लाइन को या लेपर्ड को भी ले सकते हैं। तो इस तरह ये ट्रॉपिक लेवल्स है। ट्रॉपिक लेवल्स असल में है स्टेप्स ऑफ ए फूड चेन वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और फूड टेक्स प्लेस। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड वन मोर थिंग, मैं एक चीज भूल ही गया,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड अ फूड वेब? फूड चेन और फूड वेब तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन फूड चेन क्या है? इट्स अ लीनियर नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनिजम्स वायर वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे भी फूड वेब में भी ऐसा ही होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, लेकिन ये लीनियर नेटवर्क नहीं बनता है, ये एक वेब जैसा बनता है कि कोई भी ऑर्गेनि इसमें अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के पास। और दूसरा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है फूड चेन में, लेकिन फूड वेब में फ्लो ऑफ एनर्जी कहीं से भी जा सकता है। तो और ट्रॉपिक लेवल्स में अब ट्रॉपिक लेवल्स की बात करेंगे हम। ट्रॉपिक लेवल्स में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, और फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में। एनर्जी का अमाउंट तो डिक्रीज होता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टू द हायर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द टॉप कार्निवोर। इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी चाहे फूड चेन में, फूड वेब में, उसमें फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टू द हायर ऑर्गेनिज्म होता है, एंड दैट इज द यूनी डायरेक्शनल। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10% लॉ में। 10% लॉ में बस 10% लॉ ही इंपॉर्टेंट है इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि 10% लॉ क्या छू। दिस लॉ वाज गिवन बाय द किंडमैन इन 1942। ये याद रख लें आप, किंडमैन इन 1942 इम्पोर्टेंट है। मे बी 10th क्लास बोर्ड में ना आए, लेकिन कभी कभार पूछा जा सकता है। This law states that only 10% of the energy entering a particular tropic level is available for transfer to next tropic level. Simply, if explained simply, the energy available at successive tropic level is 10% of the previous tropic level. देखिए ये लॉ कहता क्या है? इसके हिसाब से खाली 10% अगर एक ट्रॉपिक लेवल पे, से फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स की लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, अगर उसमें कुछ जूल्स ऑफ एनर्जी है एक ट्रॉपिक लेवल पे, तो उसका सिर्फ 10% ही जाता है, 10% ही जाता है सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे उसका 10% ही जाता है। से फॉर एग्जांपल 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है पहली ट्रॉपिक लेवल पे, तो उसमें से क्या है, खाली इसका 10% 10% ही जाता है सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे, यानी कि यहाँ पे 10% ऑफ 100 वो बन जाता है 10 जूल्स। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे यानी कि कार्निवोर लेवल पे इसका भी 10% ही जाता है, तो वो बन जाएगा 1 जूल। और टॉप कार्निवोर लेवल तक, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यानी कि टॉप कार्निवोर लेवल तक, ये बन जाता है 0.1 जूल्स। को ये है 10% लॉ। इसके हिसाब से एनर्जी अवेलेबल एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल is 10% of the previous tropic level। को यही है 10% law, and this is the very important for your 10th class board, and it may be asked। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और 10% लॉ। और जो एनर्जी है वो या ना ही बंद क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बस ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। और सनलाइट एनर्जी में से सिर्फ 1% एनर्जी प्रोड्यूसर्स को मिलती है।
सनलाइट में से बस 1% मिलता है प्रोड्यूसर्स को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद ओजोन एंड इट्स डिप्लीशन। अब ओजोन क्या है और इसके डिप्लीशन से क्या हो सकता है। ओजोन इज अ गैस हाईली पॉइजनस इन नेचर इफ इनहेल्ड। ओजोन एक हाईली पॉइजनस गैस है और अगर इसको इनहेल किया जाएगा तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स एक्चुअली मेड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड टुगेदर। और ओजोन का मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे बनता है। ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में बनता है। ये उधर कैसे बनता है, ऑक्सीजन जो है वो टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। वो टूटता है ऑक्सीजन रेडिकल प्लस ऑक्सीजन रेडिकल, और ये ऑक्सीजन O2 प्लस ऑक्सीजन रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ यूवी ये चेंज होता है ऑक्सीजन O3 में। तो इस तरह बनता है ओजोन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ओजोन किस तरह बनता है। और ये 3 ऑक्सीजन एटम से बनता है, O3 इसका फॉर्मूला है। और अब हम देखेंगे कि ओजोन लेयर क्या है। देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल UV radiations coming from the sun and prevents them from reaching the earth. These rays are very harmful and can cause the skin cancers and damage to eyes leading to a disease called cataract. अब ओजोन की लेयर है अपर एटमॉस्फेयर में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। आई विल मेंशन हियर स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। लेयर में एक ओजोन की एक परत है, एक लेयर है ओजोन की, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि ये जो है इट एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस दैट कम फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ये यूवी रेज जो कि खतरनाक रेज होती है, जिनसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो अर्थ पे गिर जाए, तो उनको एब्जॉर्ब करता है ओजोन अपर एटमॉस्फेयर में ही और उनको अर्थ पे पहुंचने नहीं देता। अब ये यूवी रेज से होता क्या है। यूवी रेज कैन कॉज स्किन कैंसर्स and damage to eyes leading to a disease called cataract. And I will mention one more disease, that is snow blindness, that is called by the UVB rays. Snow blindness भी इससे हो सकता है। आप ये snow blindness, this is important for your competitive exams, especially NEET में पूछा जा सकता है ये snow blindness, it is caused by the UVB rays. तो आप ओजोन क्या है और ओजोन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आप होपफुली आप समझ गए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओजोन डिप्लीशन और डिप्लीशन ऑफ ओजोन। इट्स कॉज्ड ड्यू टू द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मेनली कंप्राइजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन जो है ये डिप्लीट किससे होता है, ये होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से। अगर हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या है कि ओजोन जो है कमज़ोर होती जाती है, इसके थिन लेयर हो जाती है और ओजोन वहाँ पे बन नहीं पाता। अपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ओजोन बन नहीं पाता, क्योंकि ओडीएस में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं, सीएफसीज आते हैं। सीएफसीज से क्या होता है कि इससे क्लोरीन निकलता है।
क्लोरीन निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन यानी कि ओजोन का कमजोर होना, पतला होना उस लेयर का, या ओजोन का नहीं बनना upper atmosphere में, that is the depletion of the ozone, and it's caused by the use of ozone depleting substances mainly comprising क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इससे ओजोन का डिप्लीशन क्यों होता है? और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, इसमें से क्या निकलता है? क्लोरीन एटम या क्लोरीन रेडिकल निकलता है। वो ओजोन बनने वाली रिएक्शन को होने ही नहीं देता। ये जो रिएक्शन है O2 gives oxygen radical plus oxygen radical and O2 plus O oxygen radical gives O3। ये इन रिएक्शंस को होने ही नहीं देता। अगर इसमें क्लोरीन आ जाएगा, इसमें क्लोरीन हम आ जाएगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन ये रिएक्शन हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से ओजोन नहीं बनता। जब ओजोन नहीं बनता तो ओजोन डिप्लीट हो जाता है, लीड्स टू इट्स थिनिंग। एंड जब ओजोन बहुत जगहों पे वर्ल्ड में ओजोन लेयर की जो थिकनेस है, जो कि हम डॉब्सन यूनिट्स में मेजर करते हैं, डॉब्सन DOPSON डॉब्सन यूनिट्स में ओजोन की थिकनेस जो है हम मेजर करते हैं। तो जब इसकी थिकनेस कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, और हुई भी है दुनिया में एंटार्क्टिका के एरिया से, तो उसको हम कहते हैं ओजोन होल। जहाँ पे ओजोन की थिकनेस बहुत कम हो जाती है, उस जगह को हम कहते हैं ओजोन होल। और एंटार्क्टिका में ऐसा हो चुका है। और इसी ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP forged an agreement called the Montreal Protocol to protect the stratospheric ozone layer by phasing out the production and consumption of ozone depleting substances. Very important from your exam point of view, this Montreal Protocol. It was signed in 1987 in the United Nations Environment Program UNEP, और उसमें एक एग्रीमेंट साइन किया गया, दैट इज नोन एज अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को बचाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया। और इस एग्रीमेंट में क्या साइन किया गया कि प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इसको बंद किया जाए। ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड इट्स फ्रीक्वेंटली दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन नीट, और ये आपके मे बी 10th बोर्ड्स में भी एज ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है। So guys, let's move on to next topic, that's the management of garbage। मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज हम किस तरह से करते हैं? पहले हम देखते हैं कि गार्बेज है क्या। हाउस होल्ड वेस्ट्स और रबिश इज कॉल्ड गार्बेज। जो भी हमारे घरों से, हमारे ऑफिस से, या जो भी हमारे हॉस्पिटल्स है, या कुछ भी जो भी वेस्ट निकलता है, दैट इज नोन एज द गार्बेज। गार्बेज। और इसमें मोस्टली क्या है कि इसमें हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आते हैं। अब इसको हम मैनेज किस तरह से करें? पहले तो हम 3 Rs प्रिंसिपल जो है, जिसमें 3 Rs रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इससे हम कर सकते हैं, हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, उनका हम कम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उनका यूज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला आएगा रिड्यूस, रिड्यूस इज द फर्स्ट वन। उसके बाद रीयूज, तीसरा आएगा रिसाइकल। रिसाइकल, मेरी हैंडराइटिंग कुछ अच्छी नहीं है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। होपफुली आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये और समझ आ रहा होगा। फर्स्ट वन इज रिड्यूस। हमने क्या करना है कि जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, उनका यूज जो है हमने कम करना होगा।
हमें उसकी जगह अल्टरनेटिव सोर्सेज हमने ढूँढने होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पॉलीथीन का बैग हम उसके इस्तेमाल को हम कम कर सकते हैं। हम पेपर का बैग या किसी और क्लॉथ का बैग हम अपने साथ ले जा सकते हैं शॉपिंग पे। तो दूसरी चीज़ है रीयूज़। अब हम अ अब हम क्या करेंगे रीयूज़ में क्या होगा कि हमें दोबारा से इस्तेमाल करना होगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में एक बॉटल आती है, हमने उसमें जूस की बॉटल आई, जूस हमने पी लिया, तो हम क्या करते हैं कि फेंक देते हैं इस बॉटल को। लेकिन रीयूज़ में क्या आएगा कि 3 आर्स प्रिंसिपल के जो दूसरा प्रिंसिपल है रीयूज़, रीयूज़ के हिसाब से हम क्या करेंगे कि अस हसा करो काम, अस थावो ये बोतल करो अस बदल कुन चीज़ खतर इस्तेमाल। अस हसा थावो अथ मज़न त्रेश थावो या बे कुन चीज़ खतर थावो या बे का लिक्विड जो अस घरस मज़न आसान, सो हेको अथ मज़न थयित अस हसा हेको अमिक दोबारा से इस्तेमाल करित। अमि पत्त गो रिसाइकल। रिसाइकलस मज़न क्या छ करन काम अस ये अगर अस नई प्लास्टिक चीज़ या पॉलीथीन छ ज़रूरत, अस क्या छ करन अस छ फैक्ट्री मज़न छ यिवान नोव प्लास्टिक बनावनः। अस हेको करित काम यिम सٲنۍ यिम रैग पिकर्स छ यिम ژھۄٹھ वۄٹھ छ सोंबरावन تہٕ یِم ہسا چھِ کران کٲم یِم ہسا چھِ تُلان یِہوٚے یُس یوٗزٕڈ پلاسٹِک چھُ آسان یِم چھِ تُلان یِہوٚے نِوان چھِ یِہوٚے فیکٹری پٮ۪ٹھ أتھی چھِ کران رِسایکل تہٕ بناوان چھِ نٔے پرٛوڈکٹ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان پولیوٗشن چھُ گژھان کم تہٕ یِم مینیجمنٹ آف گاربیج چھِ گژھان مینیجمنٹ آف گاربیج گوٚو 3 آرٕس پرنسپل گوٚو کلیر اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ چیٖز یِوان اِنسِنریشن یعنی کہِ أسۍ ہسا زالو یہِ تہٕ مگر اَتھ یُس یہِ زالُن یُس چھُ آسان موسٹلی ہاسپِٹل ویسٹٕس یَتھ منٛز اِنسِنریشنس منٛز چھُ أسۍ یِوان ہاسپِٹل ویسٹٕس ہاسپِٹل ویسٹٕس ہسا چھِ اَتھ منٛز موسٹلی أسۍ زالان تِم ہسا چھِ أسۍ مینیج کران ہاسپِٹل ویسٹٕس باے اِنسِنریشن اَتھ منٛز ہسا چھِ أسۍ یِم زالان مگر یُس ٹیمپریچر چھُ آسان اَتھ چھُ آسان واریاہ زیادٕ ٹیمپریچر اَمہِ پتہٕ گوٚو کمپوسٹس منٛز کیٛاہ چھُ یُس بایو ڈِگریڈیبٕل سبسٹینس أسۍ ہسا ہٮ۪کو اَتھ ؤرمی کمپوسٹ بنٲیِتھ أسۍ ہسا ہٮ۪کون یہِ أکِس جایہِ تھٲیِتھ تہٕ تَمہِ پتہٕ ہسا گژھن اَتھ منٛز یِم کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ٲرتھ وٲرمٕز چھِ اَتھ بنان پتہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ بنان یہِ کمپوسٹ بیٛاکھ چیٖز چھُ لینڈ فِلس منٛز کیٛاہ گوٚو أسۍ ہسا ہٮ۪کو یہِ زٔمیٖن تل ترٲیِتھ یہِ گاربیج أسۍ ہسا دفناوون یہِ تہٕ کرون یہِ بنٛد تہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ اَمِچ مینیجمنٹ تَمہِ پتہٕ گوٚو یُس وۄنۍ یہِ گرِ یہِ سیٖویج چھُ نیران واشروٗمو منٛز کِچنو منٛز یا یِمو منٛز یہِ چھُ نیران اَتھ ہسا یی ٹریٖٹمنٹ کرنہٕ تہٕ اَتھ ہسا یی الگ الگ کڑنہٕ تہٕ بیٚیہِ ہسا چھُ اَتھ چھِ واریاہ فٲیدٕ تہٕ تِم پٔرِو تُہۍ برٛونٛہہ کُن تہٕ یہِ کٲم ہسا چھِ گژھان سیٖویج ٹریٖٹمنٹ پلانٹسن منٛز تو گایز مےٚ چھےٚ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ سمجھ آمُت اصل پٲٹھۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ مۄکلیو سون 5th چیپٹر ऑफ बायोलॉजी पोर्शन दैट इज द एनवायरनमेंट और इसके 4 मार्क्स थे तो इंशाल्लाह मे उम्मीद कि तुह हसा यनो तुम 4 मार्क्स हसा करियो तुह आराम सान स्कोर यूतहन अस यथ क्रैश कोर्स यथ अथवा सीरीज मजन परनो तो चैनल करियो सब्सक्राइब तो यम वीडियो करियो सारनी सतन शेयर तो بیٚیہِ دِیِو کٲشُر ساینٹِسٹَس پَنُن پیار دِیِو کٲشُر ساینٹِسٹَس اَسَلامُ علیکُم